टॉकिंग अड्डा पर साथियों आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर बिहार चुनाव के मद्देनजर ही चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हमारी चर्चा बिहार के चुनाव नतीजों के बारे में तो होगी ही, और बिहार के चुनाव नतीजों ने और जो किया भी है, लालू परिवार रोहिणी आचार्य जी ने जिस तरह से पार्टी के संजय यादव और रमीज का नाम लेके कहा कि उन्होंने मुझे घर छोड़ने के लिए, वो आज की सुर्खियों में है, तो उससे बातचीत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभय जी हमारे साथ हैं, हम भी धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे, चर्चा आगे बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहले मैं अभय जी, जो बिहार की राजनीति पर गहरी नजर रखते हैं, अभय जी से जानना चाहूंगा कि अब ये मसला क्या है। संजय और रमीज के जो नाम आ रहे हैं लालू जी के उसमें हो रहा है, रमन जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है जी जी। आपके दर्शकों को बड़ा रही है, लेकिन अभय जी नमस्कार जी। आपके दर्शकों को शुरुआत कीजिए अभय। नमस्कार शुरुआत जी। देखिए, अगर हम बात करें, लालू परिवार, अगर हम बात करें कि लालू यादव जी के परिवार में जो आंतरिक जो कुछ रमन जी को मेरा नमस्कार, आपका स्वागत है। जी जी। नहीं, अगर हम बात करें कि आंतरिक जो कला जो लालू जी के परिवार से निकल करके आ रही है, तो देखिए, अगर एक कला लालू जी के परिवार की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई है। अगर इसी शुरुआत की बात करें तो 2005 में शुरू हो गई थी, जब लालू यादव जी ने अपने परिवार में अपने साले साधु यादव को जगह दिया था और अपने मतलब ससुराल वाले को जगह दिया था, भाई वगैरह या यहाँ के लोगों को छोड़ करके अपने पत्नी के ही परिवार का मायके के लोगों को जगह दिया था। तो आपको मैं बताऊंगा कि लालू जी की जब 2005 में सत्ता गई, 2005 के दूसरे वाले इलेक्शन में, सेकेंड वाले 2005 के अक्टूबर में जो इलेक्शन हुआ उसमें जो सत्ता गई थी, उसमें इनके साले साधु यादव जो 15 साल इनके साथ रह करके काफी कुछ उन्होंने नाम कमाया था, कुख्यात हुए थे, नाम नहीं बेनाम हुए थे, कुख्यात हुए थे। उन्होंने अपनी गरीब जनता दल बना करके कुछ उम्मीदवारों को खड़ा किया था, गोपालगंज इलाके में अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया था, और वहां से एक पैरेलल मैसेज पूरे राज्य में गया था। सुन लीजिए, इलेक्शन जो कभी भी होता है मैसेजिंग के आधार पर होता है, और 2005 के अक्टूबर वाले इलेक्शन में मैसेजिंग यह था कि साधु यादव ने अपना उम्मीदवार, अपना पार्टी बनाया, अपना उम्मीदवार खड़ा किया, और वहां से पूरे यादव में और पूरे बिहार में एक मैसेज गया। मैसेज क्या गया कि जब अपना साला, जिसके लिए 15 साल हम लोगों को यादव परिवार को छोड़ करके अपने साले के पीछे लगे रहे, साला जो गलत करता था उसको भी सपोर्ट करके आगे बढ़ा देते थे, वह जब इनके साथ नहीं रहा तो मेरे इनके साथ रहने का कोई मतलब कतई नहीं है। तो आगे मैं बता दूं आपको कि शुरुआत वहां हुई थी, पहला जो शुरुआत पूछिएगा तो वहां से ही शुरू हो गई थी। उसके बाद भी बहुत सारी बातें हुई, और अब के समय में जब इनके बड़े पुत्र के साथ कुछ प्रॉब्लम आया, बड़े पुत्र के साथ भी प्रॉब्लम की अगर बात करें तो बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो परिवार के लिए अच्छा नहीं था। उन्होंने अपनी हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है भाई जी, आ रही है। धन्यवाद। तो जी देखिए, अगर उनका जो करेक्टर था उसको लेकर तरह तरह की बातें आई, और फिर उसको एक बहाना बना करके अगर वो मैंने तेज प्रताप के साथ अगर निगोशिएट करके काम किया जाता तो भी एक प्रकार से काम किया, मतलब उनके साथ एक प्रकार का संबंध एक किया जा सकता था, कंटिन्यू किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसको बहाना बना करके, तेज प्रताप के संबंधों को बहाना बना करके, जैसे कि चलो भैया बहाना मिल जाए, चलो इसे हम लोग ये कर लेते हैं। उसके बाद आज उनकी दूसरी पुत्री के साथ जो किया गया है, उसके साथ भी ऐसा किया गया है, तो यह कहीं ना कहीं यह शो करता है कि उस परिवार में एक प्रकार की ऐसा चल रहा है कि चलो भैया सबको किनारे करके अब हमको सत्ता प्राप्त करनी है। अब इसमें लालू जी का क्या रोल है, राबड़ी जी का क्या रोल है, 3 4 5 6 बेटियां हैं, उनका क्या रोल है, यह सब पड़ताल करने की जरूरत है। किसकी क्या भूमिका है, पड़ताल करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, यह बात तो सही तय है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवार के अंदर में भी कुछ इस प्रकार की बगावती बातें हैं। आने वाले समय में इसका और भी इसका पटाक्षेप होगा। तो जी जी अभय जी। जी सर, मेरा हो गया, मेरा इनिशियल वक्तव्य। जी तो आपने अभय जी बिल्कुल लगभग 99% चीजों को दर्शकों के साथ परोसने का प्रयास किया, बिल्कुल सही है। इसमें एक आध चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा।
जी बताए एक बताए चीज सर, रमन जी, बताए। आप अपनी पूरी बात कहिएगा, मैं बस जी उसमें थोड़ा सा ये कर दूं कि अभय जी ने जो बताया पुराना में साधु यादव और सुभाष यादव वाले जमाने के समय ही परिवार में कैसे कैसे दिक्कतें आनी शुरू हुई थी, और वो जी बड़ा, लोग बहुत सारे विश्लेषक कहते हैं कि उसने बड़ा लालू का नुकसान भी किया और फिर बाद में जी उन्होंने उससे दूरी बनाई। तो एक वो जी फेस था, लेकिन उस वक्त वो सत्ता में थे। अभी जो ये हो रहा है कि तेज प्रताप का हुआ, फिर अभी रोहिणी ने कल जो कहा है वो आप देख ही रहे हैं। तो अब ये जो नया वाला है, मतलब चुनावी हार हो गई तो वो कलह ज्यादा सतह पर आ गई है क्या? और इसके पीछे दो नाम लिए जा रहे हैं, जैसे रोहिणी ने कल नाम लिए संजय यादव के और रमीज के, कि उन्होंने कहा, जो कि जी इशारा था उनकी तरफ। तो ये मतलब कब जी से पनप रहा था, किस तरह का है उसका पूरा, आप लोग अंदर की बात जानते हैं, रोज बीट टू बीट मुलाकात होती है नेताओं से, तो ये कब से था और कैसे हुआ है, इस पर थोड़ा विस्तार से ये बताइएगा। लगभग ये जी भाई। लगभग अनुराग जी 1 साल हो गए, मैं 18 महीने हो गए। पिछले लोकसभा चुनाव के समय से ही ये कला पनपने लगी थी, और बार बार जो तेज प्रताप जी कह रहे थे कि साहब ये हमारे परिवार में जयचंदों का प्रवेश हो गया है, ये जयचंद हमारे परिवार को बांटने का काम कर रहे हैं। और अभी इसमें थोड़ा सा मैं और पीछे ले जाऊंगा। परसों जब परिणाम आया, यानी 14 तारीख को चुनाव परिणाम आने के बाद में कुछ अनहोनी की आशंका भी घट गई थी तेज प्रताप के साथ, और उसको रात में अचानक से उनने कुछ अपने साथ ही आत्मघाती प्रयास किया था, जैसा कि निकल के कुछ आ रहा है। और रात में लालू जी, राबड़ी और उनकी बहनें यानी रोहिणी, ये सब मिलने भी गए थे उनके सरकारी आवास में तेज प्रताप के। और इसके उपरांत अब जो 24 हमें घंटे फोन आ बाद गया था फिर जरूरी। 24 घंटे बाद एक ही नया घटनाक्रम सामने आ गया। रोहिणी का यही कहना था कि भाई परिवार में जिस तरह की ये चल रहे हैं, इसका परिणाम अब सामने जनता के बीच भी दिख रहा है, और लोगों के बीच हमारी चिंता हो रही है, और इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। इसको लेकर तेजस्वी यादव नाराज हुए, वहां संजय यादव भी थे, और जैसा कि बताया जा रहा है, खुद बोल रही है रोहिणी कि उनने उस पर चप्पल उप्पल तेजस्वी ने उठा लिया। इससे और आगे बढ़े तो अंदर की जो बातें छन की आ रही है, उसमें रोहिणी का कहना था कि परिवार की जिस तरह से बदनामी हो रही है और तेजस्वी फ्लॉप हो गए और पिताजी अस्वस्थ हैं, तो मुझे इसमें कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व दिया जाना चाहिए। तो रोहिणी राजद में दबाव बना रही थी, और 99% जो हम लोगों की जानकारी है कि लालू प्रसाद जी राजी भी हो गए थे। उनकी सहमति थी कि अब रोहिणी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालेंगी। इसको लेकर के खास करके संजय यादव की तरफ से आपत्ति की गई और भड़काया गया तेजस्वी को, और इस पे तेजस्वी नाराज होकर के ये सारी जो चीजें बाहर आई हैं, जो कला सतह पे आने की बात आप कह रहे हैं, वो बिल्कुल सत्य है, और यहीं से सारी चीजें बिगड़नी शुरू हुई। और आज जिस तरह से ताबड़तोड़ ट्वीट करके इंटरनेट मीडिया यानी कि फेसबुक पे, एक्स पे, जिस तरह से राबड़ी के लिए, लालू जी के लिए या राजद के लिए और बिहार के बेटियों के लिए और अन्य लोगों के लिए जो बातें कही हैं इंटरनेट मीडिया में रोहिणी ने, वो तो बहुत ही शर्मनाक है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये पूरी बातें लोगों के बीच में अब रमन आ जी गई एक हैं। मिनट, और आपका बीच में आपका नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो अगर कोई बात कही हो तो उसे दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, इतना आग्रह है आपसे, जी जी क्योंकि बीच हो में सकता है थोड़ा हो, सा आवाज फंस रही है। जी जी। तो इसमें मैं दोहरा रहा हूं कि अभी 2 दिन के घटनाक्रम पे बता रहा हूं कि पहले जब चुनाव परिणाम आया तो तेज प्रताप यादव जी ने के लिए जो बातें आ रही हैं कि उनने कुछ अपने साथ ही अनहोनी करने का प्रयास हुई या कुछ करने का प्रयास किया उनने, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि सुसाइड करने का प्रयास किया, या कुछ ऐसी बातें भी निकल के आ रही हैं। इसे लेकर के लालू जी, राबड़ी जी और रोहिणी ये सब उनके सरकारी आवास भी गए थे। ये 14 तारीख के शाम की घटना है। 15 को अब ये सारी बातें आ गई कि रोहिणी घर से बाहर होती हैं। इसी बीच में 14 की सुबह से ही, सॉरी 16 की सुबह से ही रोहिणी दबाव बना रही थी लालू जी पर कि रोहिणी आचार्य को अब घोषित करिए आप राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। इसे लेकर सख्त आपत्ति थी संजय यादव को और तेजस्वी को। तेजस्वी इस पे कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन शाम होते होते ये पूरा सब कुछ जो करना करवाना चाहते थे संजय यादव, वो करवा दिए।
और जिसका दुष्परिणाम ये रहा कि तेजस्वी भड़के और उन्हें चप्पल वगैरह जो बातें आ रही हैं कि उठा ली अपनी बड़ी बहन रोहिणी पर, और रोहिणी इसके बाद भड़की और वो परिवार से निकल के बाहर आ गई एयरपोर्ट पे, जैसा कि कुछ ये पत्रकार। एक मिनट आपको रोकूंगा। ताजा घटनाक्रम को तो आपने विश्लेषित कर दिया, उसके अंदर की बातें भी बता दी। दूसरा, जी इसमें एक दो पार्ट और है। जैसे अब मान लीजिए रोहिणी जी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जी एक तेज प्रताप एक खिलाड़ी है जो बाहर है, लेकिन मीसा भारती जी और राबड़ी देवी, तो उसमें जी उसका क्या है रमन जी? फिर इसी पर अभय जी से फिर बात करेंगे। अभी मतलब वो किस तरफ है, इस पूरे इसमें क्या मतलब उनका क्या रोल देखिए, है? वो तेज प्रताप की तरफ है? इसमें राबड़ी जी तो तेज प्रताप की तरफ है, लेकिन मीसा भारती कहीं ना कहीं तेजस्वी के साथ है, और पूरे घटनाक्रम की पटकथा मीसा ही लिख रही है। पूरे घटनाक्रम के पटकथा को मिसा ही लिखने का काम किया है, और वही ने कहीं ना कहीं तेजस्वी को भड़काई है इसके लिए। इसमें संजय यादव पीछे है, उससे आगे मुखर जी। होकर के मिसा ही आगे रही है, और उन्हें हवा दे करके ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिलवाया है। राबड़ी जी हमेशा कहती रही है, मीडिया में भी, घर में भी, और जब कभी सदन में आती है तो वहां भी, बाहर जब निकलती है उससे तो पत्रकार पूछते हैं उनसे, तो वो कहती है कि हमारे लिए दोनों बेटा बराबर है, दोनों बेटा का हमारे लिए समान आशीर्वाद है। हाँ, तो इसको आगे वो तो माँ वाली जी बात ही आगे है। भाई। जी जी जी। तो इसमें मीसा हाँ, भारती कहीं अभय ना जी, कहीं। मतलब मीसा तेजस्वी एक तरफ है, रोहिणी तेज प्रताप एक तरफ है। जी बिल्कुल 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 ये बिल्कुल ये कहा जा सकता है। ठीक है, अब अभय जी पे पास बिल्कुल। आते हैं। जी अभय सर, ये जी जी बताइए कि ये संजय यादव को लेके और एक रफीक नाम, दो नाम चल रहे हैं, और हम लोग मतलब अखबार वाले हैं तो इस वजह से थोड़ा इनके नाम से वाकिफ है। लेकिन ये ऐसे क्या किरदार हैं कि लालू जैसे बड़े विरासत वाले राजनीतिक परिवार में ये दो लोग ऐसे कैसे महत्वपूर्ण हो गए? क्या इनकी पर्सनैलिटी है, क्या इनका रोल है? ये मतलब ऐसा क्यों है? तेजस्वी इनको क्यों पसंद करते हैं? या लालू जी का कोई हस्तक्षेप अब क्यों नहीं हो पा रहा जी है इन देखिए, चीजों में? इस देखिए या अगर इनके जिसको बारे में कुछ बातों का सवाल जानकारी है अगर ये भी, या पता है, मतलब यही ये पता है पत्रकारों से तो भी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं ना, दूर? मैं मतलब आई एम नॉट दी रिपोर्टर, मैं कोई संवाददाता का भूमिका मैं आता कभी निभाने का मौका नहीं मिला था। डे टू डे अफेयर की बात यही बताते तो ज्यादा अच्छा रहा था। लेकिन देखिए, जहां तक बात रही कि अगर परिवार के अंदर की बगावत की बात रही, तो बिहार में ही हो रहा है ऐसी बात नहीं है। मतलब वह महाराष्ट्र में भी ऐसा हम लोग को देखने को मिला है, हम लोग को तमिलनाडु में भी देखने को मिला है। तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ कहीं पर होता है, ऐसी घटना हम लोग को बार बार देखने को मिल जाती है कि जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पावर शिफ्ट होता है किसी भी परिवार के अंदर में, पार्टी के अंदर में, परिवार के अंदर में, तो ऐसा देखने को मिल जाता है। मुलायम सिंह यादव के परिवार में भी ऐसी प्रॉब्लम आई है, करुणानिधि के परिवार में प्रॉब्लम आई है। तो मल्टीपल फैमिलीज में, भारत के जो मल्टीपल फैमिलीज होती है वहां पर ही प्रॉब्लम आई है। अब यहां तक कि मैं बताऊं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में भी ये प्रॉब्लम आई थी। बेनजीर भुट्टो और उनके उनके भाई में भी इस तरह की आई थी प्रॉब्लम। तो कहने का अर्थ, जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है तो भाई 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 बहन में ऐसी प्रॉब्लम कोई ये बात नहीं है। बिल्कुल सही। हेलो। अभय जी आपने जी जी अभय जी। हाँ, तो ऐसा है कि ऐसा कोई समस्या ये नहीं है कि समस्या यही आती है, समस्या बहुत जगह आई है। और ऐसा समस्या बार बार मतलब इनके परिवार में, मतलब एचडी देवगौरव साहब के परिवार में प्रॉब्लम आया है। तो प्रॉब्लम ऐसा बार बार बिल्कुल आता है, और प्रॉब्लम से निकलना पड़ता है, प्रॉब्लम से निकलना जी पड़ता है। जी बहुत ही कम जगह कि एक जनरेशन से दूसरी, मुलायम सिंह यादव के परिवार में प्रॉब्लम है, मुलायम सिंह यादव के जी जी परिवार में प्रॉब्लम है। मैं तो अब ये जी तो बड़े नेता हो गए, एक सांसद, अगर एक सांसद हो, उनके दो बेटे हो या बेटा बेटी हो, तो वहां भी प्रॉब्लम आती है कि किसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स को भी ऐसे भी मतलब मतलब अगर वो अच्छे से डील किया जाए तो इसमें तो इसका भी होता है समाधान। लेकिन यहाँ पर जो लालू यादव जी का जो प्रॉब्लम है, वो थोड़ा अलग प्रकार का क्या है कि उनके जो मतलब तेजस्वी यादव जी के बारे में कहा जाता है, उनके एक दो मित्र है जो कहीं बाहर के हैं, वो लोग के कैप्चर में है। तो कहने का अर्थ है कि इससे तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। और इस तरह की प्रॉब्लम्स को अब कैसे, आने वाला समय काफी ये होने वाला है कि आने वाला समय में राजद कैसे चलेगा। आज के समय में यह है कि अगर लालू जी और राबड़ी जी और परिवार अगर इस समस्या का समाधान तुरंत से तुरंत अगर नहीं कर पाता है, तो पार्टी के इस पर मुझे दिख रही है कि अगर यह तुरंत नहीं सॉल्व किया गया, और अच्छे ढंग से नहीं अगर सॉल्व किया गया, तो देखिएगा पार्टी समाप्त होने के कगार पर आ जाएगी। 25 विधायक लगभग जीत करके आए, 23-24 परिवार के बाद एक परिवार का विधायक अब है, अब और अब
अभय जी थोड़ा, तो अभय जी फिर आएंगे आप। पार्टी अगर टूट जाए तो यह चर्च की बात नहीं, अगर ठीक से नहीं किया गया तो पार्टी में वैनिश, पार्टी में स्प्लिट। जी अभय जी थोड़ा रोकेंगे, आप वही कहते हैं रमन जी, मतलब डे टू डे रिपोर्ट वाली बात है, तो मैं फिर सवाल लगभग वही है। जैसे मैं कुछ अपनी बातें बता दूं, जैसे रफीक नाम का जो है बलरामपुर में उत्तर प्रदेश का एक संसदीय क्षेत्र है, तो ये पता चला कि रफीक वहां एक सांसद हुआ करते थे रिजवान जहीर, तो वो रिजवान जहीर के दामाद हैं और वो क्रिकेट भी खेलते थे, मतलब फर्स्ट क्लास लेवल का कह लीजिए, उससे थोड़ा तेजस्वी भी क्रिकेट खेलते थे और वो उनके क्रिकेटिंग फ्रेंड है। रिजवान जहीर का भी बड़ा एक परिवार था, थोड़ा बाहुबली भी था, उससे जुड़े हुए हैं, इस नाते वो तेजस्वी के पुराने परिचित हैं। संजय जी के बारे में कोई ऐसी बहुत प्रोफाइलिंग तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की कि उन्होंने राजद को थोड़ा प्रोफेशनल करने को, सोफिस्टिकेटेड करने का प्रयास किया। जैसे वो दो लड़कियां टीवी पे दिखती हैं, कंचन भारती और एक कंचन नाम है क्या, प्रियंका भारती, उनको उन्होंने अपॉइंट किया, जो कि बीजेपी के संवाददाताओं को, हाँ वो आप नाम सही ले रहे हैं, इनको लाए। तो उन्होंने जिन सज्जन ने मुझे उनके बारे में जानकारी दी, उनकी पूरी बात संजय जी यादव को लेकर पॉजिटिव थी कि वो पार्टी को थोड़ा सा, राजद जिस तरह की गांव गरीब की पार्टी है उससे थोड़ा सा उसको बाहर लाके मध्यम वर्ग से जोड़ना चाहते हैं। रफीक के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने बताया कि रिजवान जहीर जी के दामाद है, बलरामपुर के सांसद हुआ करते थे। अब इसके आगे क्या है कि वो, मतलब बिहार की राजनीति में बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि टिकट, मतलब संजय यादव जिसको कह देते थे उसी को मिल जाता था, पुराने विधायकों के टिकट उनके कहने से कटे। तो ये इसका क्या मतलब, इसकी कुछ क्या जादूगरी है इसकी? इनकी जादूगरी ये है कि जैसे तेजस्वी जी के शादी में भी इनकी बड़ी भूमिका रही थी। शादी कराने में भी जो रचेल, जो अब नाम उनका बदल गया है, वो शादी कराने से लेकर के और आज के डेट में अगर किसी को तेजस्वी से मिलना है तो वो तय करेंगे संजय यादव ही। अब जो रमीज के लिए जो बात आ रही है, रमीज अभी वर्तमान विधानसभा चुनाव में राजद के टोटल सोशल मीडिया अकाउंट को वही हैंडल कर रहे थे। जो विज्ञापन दिया जाना है सोशल मीडिया में, जो दूसरे सारे काम करने हैं, तो टोटल सोशल मीडिया को रमीज ही संभाल रहे थे। तो इसको लेकर के भी नाराजगी थी उसमें, क्योंकि पार्टी में कुछ हस्तक्षेप रोहिणी का भी बढ़ गया था ज्यादा, जब से वो सारण से लोकसभा चुनाव लड़ी और राजीव प्रताप रूडी से चुनाव हारी। तो उसके बाद से उनकी भी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी और वो कहीं ना कहीं अपने लिए स्पेस ढूंढ रही थी कि उनको स्पेस मिलनी चाहिए। वो स्पेस पूरे चुनाव में पार्टी की ओर से कहीं नहीं दी गई। पूरे चुनाव को एक तरह से हाईजेक करके तेजस्वी ने अपने पास रखा। पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी कहीं स्वास्थ्य कारण बताया गया, लेकिन चुनाव में किसी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग या जो कहीं पांडाल बने उसमें कहीं भी लालू जी दृश्य में नहीं रहे। तो इसको लेकर के भी रोहिणी का आक्रोश उभर के सामने आया कि साहब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनको क्यों किनारे किया गया। हालांकि बीच में जो पटना में लगे हुए, पटना जिले के जो संसदीय क्षेत्र हैं, जो बिल्कुल पटना शहर में ही है, जो दानापुर है या पालीगंज है, इन सब जगह एक आध रोड शो करने दो एक गए लालू जी, और उनके साथ रोहिणी भी थे, उसमें राबड़ी जी भी थी। तो वहां रोड शो भी किए, अपने रथ पे थोड़ा सा उनका थोड़ा बहुत मूवमेंट रहा। तो इन सब को लेकर भी आपत्ति थी रोहिणी की कि साहब ये पिताजी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको किनारे किया जा रहा है, इनको किनारे लगाया जा रहा है। तो ये सब कुछ जो है अनायास नहीं है। पूरे लगभग 1.5 महीने में जो राजद का कैंपेन चला, चुनाव अभियान, और चुनाव अभियान में जो उनको किनारे किया गया लालू प्रसाद को, विपक्ष ने भी इस पे चुटकी ली। अब नया तो ये आ रहा है कि सत्ता पक्ष के तरफ से, यानी भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि 25 में 25 और 30 में राजद फिनिश। एक नया नारा दिया गया, ये नया नारा दिया गया है कि 25 में 25 और 30 में फिनिश। ये मैं पूछने ही वाला था कि पार्टी सर्वाइव हो सकता है जी, तो पहले भी फिनिश करवा दीजिएगा, आपके जैसे लोग तुमसे पहले करवा दे। जी जी, ऐसा नहीं है हम लोग तो। अरे आप कुछ कीजिएगा नहीं भाई, आप रिपोर्टिंग करके देते हैं, उससे भी फिनिश होता है सर, उससे भी आगे पीछे बढ़ता है। रिपोर्टिंग का भी असर जनमानस पर आता है।
उसका भी असर आता है सर। नहीं आप फिर इस कदम नहीं अभय जी, कीजिएगा, अच्छा उसका असर आएगा ना। तो मतलब संजय जी इतने रहस्यमयी हैं कि तमाम पत्रकारिता के लोग भी उनके बारे में बहुत नहीं जान पा रहे हैं। हम कोशिश किए और आपने कुछ जानकारी रमन जी ने दी, कुछ अभय जी ने दी, लेकिन अभी पूरी तरह से उनके मतलब जादू क्या है कि ऐसा है। मेरा अभय जी अब एक सवाल ये है कि लालू जी इतनी कल्ट फिगर हुआ करते थे, एक समय वो बिहार के बड़े बड़े माफियाओं के, बाहुबलियों के झगड़े सुलझा दिया करते थे। तो क्या अब उनकी इतनी भी नहीं चल रही है कि अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं, या सबके लिए एक एक भूमिका तय कर दें कि आप इससे बाहर नहीं जाएंगे? जी बिल्कुल सही बोला आपने। अब इसको ऐसा क्या होता माना है जाए? बाहर से आदमी जीत कर आके आता है ना, तो अपने यहीं पर हार जाता है, अगर ही डूब जाता है। होता है ना कि मतलब बाहर से आप जीत जाइएगा, लेकिन अपने अपने यहाँ पर मुश्किल हो जाती है। तो कहने का मतलब वो लालू जी मुहावरा लालू पे भी लागू हो कि अपने आदमी अपनी औलाद से हार जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी भी लालू यादव के पास इतना पावर है कि किसी भी अगर पार्टी के दो बड़े नेताओं पे झगड़ा हो रहा है, चाहे रीतलाल यादव हो, भाई वीरेंद्र हो, इन लोगों पे भी अगर झगड़ा हो और एक बार लालू जी का इंस्ट्रक्शन चला जाए तो काफी है। लेकिन अपने बेटों के आगे वो नतमस्तक हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये तो बात है ही है। और उन्होंने एक दो बातें चली, अगर बड़े थोड़ा सा अतिशोक्ति लगेगा कि बड़ी बेटी की उन्होंने जो शादी की ना, उसके बाद वो लड़की कभी मैंने उसको आज तक मायके में वहां नहीं देखा, अपने जो जहां उसकी शादी हुई है वहां मैंने नहीं देखा। हमेशा देखा तो यहीं पर देखा। तो लालू जी ने एक होता है कि बेटी को घर पर बसाने का क्या फायदा होता है, यहाँ पर देख लीजिए। और लालू जी को लग गया था कि हमारी बेटियों में कुछ ऐसा, इसलिए 3 बेटी का शादी बिहार में किया। प्रथम 2-3 का बिहार में किया, किसी का शादी बिहार में नहीं किया, किसी का भी शादी बिहार में नहीं किया। इनिशियली 2-3 बेटियों का शादी तो बिहार में अवश्य किया, लेकिन उसके बाद की बेटियों का शादी बिहार से बाहर ही किया। इसलिए उनको लगा कि हमारी बेटियों में जिस तरह की जो मतलब प्रबल इच्छा शक्ति आती जा रही है कि हम भी विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, तो इस कारण से उन्होंने ऐसा कुछ करने का प्रयास किया। लेकिन कुछ हद तक उनको सफलता मिली, इनिशियली कुछ समय तक सफलता मिली, लेकिन उसके बाद फिर सफलता मिलना थोड़ा कम हो गया, अगर जब पार्टी का ये घाटा है। लेकिन एक बात है कि जो लड़की जो है, जो दूसरी नंबर वाली जो लड़की है, जिसे आज कुछ बगावत का बिल्कुल, वह राजीव प्रताप रूडी से बस 12 या 13,000 वोट से चुनाव हारी है। पहला इलेक्शन लड़ी है और राजीव प्रताप रूडी जैसे बड़े नेता से बस 12 या 13,000 वोट से चुनाव हारी है। तो कहने का अर्थ है कि उसकी भी कुछ है कि भैया उसकी इच्छा रही होगी कि इस विधानसभा चुनाव में भी हमको टिकट मिले, हम भी इलेक्शन लड़े, हम भी विधायक बने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तो उसको अब लगा कि चलो बोलने का वक्त है, तो उसने अपना बोला। जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहिए, फिर मैं आप अपना सवाल बिल, रखूंगा। रमन जी बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभय जी ने बिल्कुल सही कही कि पहला तो वो चाह रही थी कि लालू जी के स्वास्थ्य कारणों से उसे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया जाए। दूसरा वो चाह रही थी कि उसे भी कहीं से चुनाव लड़ाया जाए, जो सारण जिले में ही विधानसभा क्षेत्र वो अपना बता रही थी कि लेकिन इन सबके पीछे परिवारवाद से बचने के लिए तेजस्वी ने उन्हें किनारे करके और पूरे चुनाव कैंपेन को चलाना और टिकट बंटवारे में तेजस्वी की भूमिका रही। इवन चुनाव के दौरान ये देखने को भी मिला कि लगभग 10-12 ऐसे कैंडिडेट थे जिनको लालू जी ने सिंबल दे दिया था, उनसे सिंबल आधी रात को वापस मंगवाया गया। अगर किसी को 12-1 बजे रात में ये सिंबल दिया सुना गया था तो का। 2 बजे, जी 2 बजे रात में हाँ, फिर ये चर्चा में। तेजस्वी ने उनको फोन करके सिंबल वापस लिया। तो कुछ लोग लेकर के जो भाग गए, वो वापस करने के लिए नहीं आए, उन्होंने जाके नामांकन भी कर दिया। बाद में जो 12 सीटों पे फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी, इन्हीं वजह से बनी। जो लास्ट में आप देखिए कि गौरा बौराम की जो सीट है, वहां जो वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं अभी, तथाकथित प्रमुख है, वैसे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके भाई ही संतोष सहनी ही हैं। वीआईपी में आज के डेट में सब कुछ तथाकथित भूमिका में मुकेश सहनी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। एक बात आप लोग अच्छा, मैंने लोग जानने के लिए है कि मुकेश सहनी कहीं भी लिखत पढ़त में आज के डेट में कहीं भी नहीं है भूमिका में। वो आधिकारिक केवल तौर से हाथी, नहीं है। हाँ, वो केवल हाथी के दांत हैं। वीआईपी पार्टी में हाथी के दांत है दिखाने के लिए, लेकिन आधिकारिक तौर पे उनके भाई जो छोटे हैं संतोष सैनी, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये केवल संरक्षक बने हुए हैं वीआईपी के। तो इन सब वजहों से भी काफी किरकिरी हुई। और इन किरकिरी का जो वो सब कुछ है कि तेजस्वी बीच में काफी फ्रस्ट्रेट रहे कि भाई बीच बीच में डिस्टर्ब कर रही है, ये कहीं ना कहीं पूरे उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। और जैसे वो चुनाव के हार की जो खींच होती है, वो खींच उनने सबसे पहले रोहिणी पे उतारी। रोड़ी पे उतार दी। चलिए, इसी इसी में एक सवाल ये है कि एक तो ये हो गया कि रोड़ी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। अभी अभय जी कह रहे थे कि बहुत कम वोट से हारी रोड़ी से वो। क्या आपको क्या लगता है, मीसा
तेजस्वी तो मान लीजिए कर ही रहे हैं, मीसा और रोहिणी या लालू परिवार के जितने भी पुत्र पुत्री राजनीति कर रहे हैं, उसमें राजनीतिक तौर पे क्या रोहिणी की जो महत्वाकांक्षा है वो कुछ जायज भी है, वो ठीक है, या मतलब वो भी चाहती है कि मीसा भारती की तरह लगातार उनको चुना जाना रहना चाहिए, बिल्कुल। या सिर्फ उन्होंने मीसा लालू जी को भारती लाल लालू जी को किडनी दी है, इसका मतलब वो पूरा पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रही हैं? ये बात कहने में नहीं नहीं, अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी जो जी है ये वो है। बिल्कुल सही रोहिणी में आपने क्या कही है अनुराग जी। ऐसा? अनुराग जी बिल्कुल सही बात कही आपने, वो किडनी का ही ऋण वसूल करना चाहती हैं और इसीलिए इतनी बड़ी भूमिका की डिमांड कर रही थी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना चाहती थी। और फिर उसके उपरांत वो चाह रही थी कि हमें भी कोई स्टार प्रचारक बनाया जाए पूरे चुनाव में, क्योंकि मैं सांसदी लड़ी हूँ, हारी, तो हमें राजद की ओर से स्टार प्रचारक बनाया जाए, कहीं प्रमुख भूमिका में रखी जाए पार्टी में। लेकिन इन सब से परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए कहीं ना कहीं तेजस्वी उनको लगातार किनारे करते रहे, और इसी का फ्रस्ट्रेशन है कि वो चुनाव खत्म होते होते और परिणाम आने के बाद, हो सकता था कि ये परिणाम बढ़िया आता तो ये सारी कला नहीं आती सतह पर, हाँ, सत्ता आ जाती तो सब चीजें ढक जाती। घट जाती। जी जी भागीदारी लेकिन बिल्कुल। सूची में चुनाव, हो जाती। सही सही कह रहे हैं। जी जी, लेकिन चुनाव परिणाम की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। और आखिरी में जब चुनाव के 3 दिन पहले चित्रंजन जब गगन जाकर जी आ के, गए। जी जी, हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए। गगन, 1 मिनट आपको मैं रोकूंगा। गगन गगन साहब चितरंजन जी नमस्कार। राष्ट्रीय जनता प्रवक्ता जी है। नमस्कार गगन जी, स्वागत है आपका। आप तक आएंगे, बहुत बहुत स्वागत। हाँ रमन जी, आप कुछ कह रहे थे। तो ये भी एक वजह हो सकता है कि कहीं ना कहीं रोहिणी जी किनारे की गई हो और इसकी वजह से उनकी नाराजगी रही हो। लेकिन अब विशेष जो राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पिछले राजद के स्थापना काल से लेकर के 35 साल से राजद के राष्ट्रीय चुनाव पदाधिकारी भी रहे हैं चितरंजन गगन जी, विशेष प्रकाश डालेंगे, मेरा यही अनुरोध होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी अनुरोध है चित्रंजन गगन जी से कि डाले, प्रकाश अच्छे से डाले, थोड़ा निष्पक्ष क्या होकर। भाई क्या मैंने किस विषय पर प्रकाश डालना है? जी भाई साहब नमस्कार। हम लोग यही आपका इंतजार ही कर रहे थे। हम लोग ये कह रहे थे कि बिहार के जो रिजल्ट आए उस पर विश्लेषण करीब करीब हो ही गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल को उसमें भारी पराजय का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब उसके भी बाद भी एक बात जो आ रही है कि चुनाव के दौरान ही जो पार्टी में कलह दिख रही थी, तेज प्रताप जी अलग हो गए थे, उनको अलग करना पड़ा। उसके बाद कल फिर रोहिणी जी का जो प्रकरण हुआ, आप वाकिफ ही हैं, आपको डिटेल में क्या बताने की जरूरत, उस पर क्या नजरिया है? मतलब कि लालू जी जैसा कल्ट फिगर जो कि बिहार के कोई भी बड़े बड़े झगड़े सुलझा दिया करता था दो नेताओं के बीच में, उसके परिवार में ये क्या हो रहा है? तो इस पर आप चूंकि बहुत पुराने बड़े पुराने लोग, हम लोग जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, बात रग रग जानते हैं, तो इस पर आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो हम लोगों को भी इंसाइट मिलेगी। जी भाई साहब बताएं, देखिए, शुरू करें। अब देखिए, ये तो पारिवारिक मामला है, तो पारिवारिक मामला में कुछ बोलना ठीक नहीं लगता है, लेकिन ऐसे जब अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है, चुनाव परिणाम जिस ढंग से पार्टी का आया, तो स्वाभाविक रूप से सामान्य तौर पर देखा जाता है कि अगर जीत मिल जाती है तो उसमें श्रेय लेने वालों की संख्या बढ़ जाती है, होड़ लग जाती है कि हाँ। लेकिन जब इन्हीं कारणों से हार होती है तो उसमें एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ने वाली बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ उसी ढंग का प्रकरण है, जो कि परिवार के अंदर भी कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी महसूस की जा रही है। अब सवाल एक यह है कि अब चूंकि लालू जी के परिवार का मामला है और एक बिहार के आज भी सबसे बड़ा जनाधार वाली पार्टी, इसको मानना ही पड़ेगा, चुनाव के बाद भी जो रिजल्ट आए हैं उसमें सबसे अधिक वोट इसमें कोई शक सबसे नहीं है। अधिक वोट मिला है राजद को। वोट के परसेंटेज में भी सबसे ज्यादा वोट का परसेंटेज इसके साथ है। तो स्वाभाविक है, और क्योंकि बिहार की राजनीति लालू जी के परिवार, लालू जी के ही इर्द गिर्द अभी तो 1990 से चल रही है बिहार की राजनीति। इस बार भी आप देखे होइएगा कि चाहे वह माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय गृह मंत्री जी हों, माननीय प्रतिरक्षा मंत्री जी हों, या जो भी भाजपा के या
माननीय नीतीश कुमार जी, जो भी भाजपा के कहे या एनडीए के नेता, उनका एक सूत्री रहा केवल राजद शासनकाल के बारे में, लालू जी के बारे में ही ज्यादा समय उनका लगा बोलने में, ज्यादा उसी पर बोले। तो एक धुरी तो है, आज भी है, तो स्वाभाविक रूप से मीडिया में उसको उस ढंग से स्पेस मिल रहा है, और मीडिया में चूंकि स्पेस मिल रहा है तो अभी चर्चा का विषय है। लेकिन यह तो घर का अंदरूनी मामला है। मैं समझता हूं कि राजनीति अलग है और घर में जो अक्सर सब लोगों के घर में ऐसे होते रहता है। अब चूंकि उस परिवार से कई लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी एक कारण हो सकता है उसमें। लेकिन मैं समझना जितना मीडिया में उसको स्पेस मिल रहा है, ऐसी बात है नहीं। लालू जी निश्चित रूप से दूसरे की समस्या का समाधान होता है, दूसरे के परिवार में कोई ऐसी स्थिति होती है तो लालू जी का समाधान निकालते हैं। तो भाई साहब, एक चीज ये है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि निजी मामले अलग होते हैं, राजनीतिक मामले अलग होते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में जो लोग होते हैं उनकी निजी बातें भी मतलब आई जाती हैं। और हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते थे ना कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो एक अभी अभी आ रहे हैं भाई जी, पर्सनल इज पॉलिटिकल। तो इसमें ये बातें छन छन के तो आ ही रही हैं। मैं अब आपसे, चलिए, इसमें आ रही है और इसकी मैसेजिंग भी है, पब्लिक भी अब मीडिया में जैसे भी आ रहा है, लोग पढ़ते हैं तो उनके समर्थक निराश होंगे कि घर में ही झगड़ा हो रहा है। दूसरा एक ये है कि जैसे रोहिणी जी ने दो नाम लिए, एक संजय यादव जी का और एक रफीक का नाम, और ये नाम आए और कल से पूरा छाए हुए हैं मीडिया में कि इनकी वजह से मैंने ऐसे ऐसे किया। इससे पहले भी कुछ लोग कहते थे कि नहीं, तेजस्वी जी सिर्फ इन्हीं का कहना मान रहे हैं। लालू जी तक ज्यादा लोगों की एक्सेस थी, लालू जी से कोई कभी भी मिल लेता था। लेकिन तेजस्वी जी के समय पर ऐसा हुआ है कि एक कॉकस है उनके इर्द गिर्द, और उसमें संजय यादव और रफीक का नाम बड़ी प्रमुखता से आता था कि जो लोग यही चाहते हैं वही होता है। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि राजनीतिक परिवारों के झगड़े मीडिया में तो आएंगे, ये तो मतलब कुछ अच्छा कुछ बुरा जैसी भी बात हो, लेकिन आती तो है। तो इस पर भाई साहब आपके विचार? अच्छी बातें कम आती हैं, बुरी बातें ज्यादा आती है, क्योंकि उसमें ऑडियंस भी बढ़ता है, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है, थोड़ा सहमत है, लेकिन दिखाई पड़ता है। इस बात से सहमत है, लेकिन इसमें जो गंभीर बात है, आप पार्टी के पुराने सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए आप देखिए, आपने जो कहा कि कॉकस वाली बात, तो यह भी इसे मैं सामान्य घटना मानता हूं। आप किसी भी बड़े नेता को देखिएगा जो बड़े ओहदे पर हैं या जिनकी जन स्वीकार्यता ज्यादा है, तो उन पर ऐसा आरोप लगते रहा। अब जैसे नीतीश जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन पर भी लगता है कि हाँ शायद 3-4 लोग जो हैं उन्हीं के कब्जे में हैं। संजय झा जी, ललन सिंह जी, विजय चौधरी जी, एवं अशोक चौधरी जी का नाम आता था, इधर नहीं आ रहा है। तो एक परसेप्शन बन जाता है किसी के बारे में, चाहे वह नेहरू फैमिली के ही बारे में देख लीजिए, चाहे मोदी जी ही हैं, भाजपा के ही बारे में आप देख लीजिए कि उसमें बस 2 आदमी जो फैसला करता है वही सबको मानना पड़ता है। तो यह भी, इसे भी हम एक सामान्य घटना के रूप में इसको देखते हैं कि यह होता है। और क्योंकि मैंने कहा कि जब जीत मिलती है तो सारी तरह की जो निगेटिविटी है, निगेटिव अप्रोच जो है वह दब जाती है। जब कहीं हार होता है किसी भी दल में, किसी भी में, तो उसमें तरह तरह की ऐसी बातें आती रहती है। इसलिए संजय जी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर हैं, निश्चित रूप से उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हो सकता है संजय जी के हर निर्णय से हम सहमत नहीं हो। हर व्यक्ति किसी के भी निर्णय से, हम ही अगर कोई किसी जगह पर निर्णय लेने की जिम्मेवारी हमको दी जाए तो संभव है हमारे हर निर्णय से सब लोग सहमत हो, या संभव नहीं हो। राजनीति में तो कतई संभव नहीं। अब मान लीजिए बिहार में भी मुख्यमंत्री का बात चल रहा है, भाजपा में ही अब देखिए 14 तारीख को ही रिजल्ट आ गया, क्लियर हो गया कि हाँ साहब एनडीए बड़े भारी बहुमत से बिहार में जीत हासिल कर ली है। लेकिन जो सामान्य तौर पर जो होता है ऐसे रिजल्ट में, तात्कालिक तौर पर जो है तो मुख्यमंत्री कब शपथ ग्रहण होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सब घोषणा हो जाता है। लेकिन अभी तक आप देखिए एनडीए में औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है।
यह तय है कि नीतीश जी बनेंगे, स्थितियां वैसी है कि नीतीश जी को बनाना पड़ेगा भाजपा। लेकिन इसके पीछे कारण यह है, भले ही वो उसको बाहर नहीं आ रहा, कि भाजपा में भी दो घड़ा है। भाजपा में भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि क्योंकि भाजपा बड़ी पार्टी है, 20 साल हमने मौका दिया नीतीश जी को, अब जो है सो भाजपा को नेतृत्व करना चाहिए, नीतीश जी को अब जो है सो अवकाश देना चाहिए, नीतीश जी को गार्जियन की भूमिका में रहनी चाहिए या कहीं दूसरी जगह उनको एकोमोडेट किया जाए। लेकिन एक घड़ा है जो यह मान रहा है कि नहीं, अभी जो स्थिति है, बंगाल में चुनाव है, इसका गलत मैसेज जा सकता है, इसलिए जब तक बंगाल का चुनाव नहीं हुआ है नीतीश जी को हमको मुख्यमंत्री मानना चाहिए। तो वहां भी दो तरह की विचारधारा है, इसीलिए अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। तो यह होता है हर जगह, राजनीतिक निर्णय में राजनीतिक फैसले जब लिए जाते हैं तो यह संभव नहीं है कि सर्वानुमति से हो, बहुमत की जो इच्छा होती है सो होता है। लेकिन एक नया ट्रेंड चला है, मान ली कि राजद के बारे में लोग कहता है, लेकिन हर पार्टी में है, जनता दल यू में भी वही होगा जो नीतीश जी कह देंगे। किसी भी विधायक या नेता का यह हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है कि उनके बात का विरोध करे। भाजपा में जो हर पार्टी में भाजपा में जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कह देंगे, किसी की हिम्मत नहीं है कि उस पर जो है तो शंका भी व्यक्त करे, शंका भी व्यक्त करने की स्थिति नहीं है। और राजद के बारे में जो प्रचारित किया जाता है कि परिवार की पार्टी है, जो लालू जी चाहते हैं, जो तेजस्वी जी चाहते हैं वह होता है। लेकिन जितना डेमोक्रेटिक सिस्टम राजद में है, मैं तो राजद में शुरू से रहा हूं, जनता पार्टी के समय से राजनीति में हूँ, राजद का फाउंडर रहा हूं। उसका जो मसविदा तैयार हुआ था 3 मैन कमेटी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी के अध्यक्षता में, उस कमेटी का मैं मेंबर था। हम थे सके साहब थे 4 मैन कमेटी और एक विजय कृष्ण जी थे, उसका मैं मेंबर था। और जी भाई साहब, हम लोग उससे वाकिफ हैं। अब एक चीज ये है कि हमारे साथ बिहार के 2 बड़े जमीनी नजर रखने वाले पत्रकार जुड़े हैं, बोल भी आपसे कुछ बातचीत जानना चाहते हैं। अभय जी पहले कर लेंगे, फिर रमन जी आपसे सवाल एक आध कर लेंगे, फिर आपसे फाइनल कमेंट लेंगे और चर्चा को सम अप करेंगे। आपकी बात से सहमत है कि आला कमान पर कल्चर हर पार्टी में है। जी अभय जी शुरू पूछिए। देखिए ऐसा है, पहले मैं एक बात बोलूंगा, फिर मेरा इसे एक सवाल होगा कि भारत में 2-3 दल ही, कम्युनिस्ट दल, एजीपी असम गण परिषद और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये 3 दल कम्युनिस्ट पार्टी का लगभग टोटल घटक, असम गण परिषद इन असम और आईयूएमएल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इन केरला, यही 3 दल अभी तक मुझे दिखाई पड़ते हैं, ऊपर से नीचे तक, नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, कि जहां पर कि मतलब कि वहां पर अभी आला कमान कल्चर प्रिवेल नहीं किया है। नहीं तो फिर लगभग सब जगह है, 3 दलों को छोड़ करके। अच्छा, मेरा चित्ररंजन गगन साहब से सवाल है कि माना कि परिवार को अगर हम नजरअंदाज करते, भैया ठीक है परिवार की आपसी लड़ाई छोड़ दे, लेकिन इनकी पार्टी का एक सदस्य जो 12,000 वोट से 13,000 वोट से चुनाव आ रहा है, वो आज पार्टी से रेबल कर रहा है, तो पार्टी में तो टूट हुई है। परिवार की बात छोड़ दे तो पार्टी में तो टूट हुई है, मानते हैं नहीं मानते हैं? नहीं, देख लीजिए, यह कोई पहली घटना नहीं है ना अंतिम घटना। अच्छा, जो भी इस ढंग के एक बड़े जनाधार वाले नेता होते हैं और उसका उत्तराधिकार में उसी परिवार से कोई अगर यदि आता है, उत्तराधिकारी तो वही होगा जिसको जनता स्वीकार करेगी। लेकिन उस स्थिति में परिवार में उत्तराधिकार को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, वह कोई पहली घटना मैं नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। आप देख लीजिए, तमिलनाडु में जयललिता और रामचंद्रन जी की पत्नी में ठन गई। आप देख लीजिए, यहाँ तो तेलुगु देशम में देख लीजिए, नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं तेलुगु देशम में आप देख लीजिए, नहीं इससे भी बड़ी घटना घटी है। जब संजय गांधी की मृत्यु हो गई तो मेनका गांधी घर से निकल गई, और जो मेनका गांधी का जो उस समय बयान आया, जिस ढंग से पैरेलल संजय विचार मंच खड़ा कर दिया गया, सब जगह घूमी, एक कांग्रेस का एक खेमा अकबर अहमद डम्पी लेकर और भी लोग थे उसमें, वो लोग उसके साथ हो गए मेनका गांधी के साथ। तो यह अमूनन होता है, ऐसी बात नहीं है, यह तो होता है। यह कोई
मेनका गांधी घर अब उसमें जनता की स्वीकृति, उसमें जनता की स्वीकृति जिसके साथ होता है वो नेता आगे निकल जाता है, जिसको जन समर्थन मिलता है, पार्टी के कैडर का, पार्टी के वर्कर का, मेजर जिसके साथ जाता है जो है सो नेता निकल जाता है आगे। जो उसमें जिसको जन समर्थन नहीं मिलता है, जनता के बीच में वो अपना संबंध नहीं बना पाता है, वह पछड़ जाता है। इसी बिंदु पे 1 मिनट रोकूंगा। आपको क्या लग रहा है कि इन तीनों चार ध्रुव बन रहे हैं, इसमें आप फिलहाल किसको लग रहा है कि जन समर्थन सबसे ज्यादा किसके पास है? तेजस्वी तो पार्टी इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि तेजस्वी यादव उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर अकेले आपने इसी चुनाव में देखा होगा, 2020 में देखा होगा, एक अकेले तेजस्वी थे और उस समय 45 हेलीकॉप्टर उनके खिलाफ में उड़ रहा था। इस बार भी आपने देखा कि एक तेजस्वी, उनके खिलाफ में 1 दर्जन मुख्यमंत्री, पूरा भारत सरकार का पूरा मंत्रिमंडल, 100 से ऊपर पार्लियामेंट के मेंबर, दूसरे राज्यों के मंत्री। तो अब इसका मतलब अब उसमें कहीं कोई इफर्ट नहीं है। तेजस्वी यादव तो 2020 में लालू जी के अनुपस्थिति में जिस ढंग से उन्होंने चुनाव का कंडक्ट किया, चुनाव का नेतृत्व किया, राजद का नेतृत्व किया और अपार जन समर्थन मिला, माने अगर कुछ हेरा फेरी नहीं होता तो सरकार बनाने की स्थिति में आ गए थे। फिर भी मात्र 12,000 वोट जो है सो एनडीए को ज्यादा मिला। इस बार भी भले ही सीट कम मिला हो, लेकिन वोट बढ़ा, पिछले बार से वोट बढ़ा है और लगभग 18 लाख वोट बढ़ा है। और जितना % वोट पिछले बार आया था उतना ही % वोट इस बार भी आया है। तो अब तेजस्वी जी के नेतृत्व में कहीं इफर्ट है ही नहीं। अनुराग जी सही है, मतलब एक सवाल है जी। हाँ, अभय जी के बाद फिर रमन जी, आप अपना सवाल गगन जी से अगर पूछना चाहें कुछ तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर हाँ बताइए, थोड़ा संक्षेप में ही रखिएगा प्लीज, समय हो रहा है। एनडीए में और महागठबंधन में 12,000 वोट का अंतर था, लेकिन ये बात जानबूझ करके भूल जाते हैं कि एनडीए गठबंधन के हिस्सा चिराग पासवान 24 लाख वोट के साथ अलग से फाइट कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा 7.5 लाख वोट के साथ दूसरे ग्रुप में चले गए थे। तो इसीलिए अगर टोटल देखा जाए तो 30 लाख वोट का अंतर था, वही वोट इस बार आ गया है, जिस कारण कितनी बड़ी विक्ट्री हुई है। पहली बात है। दूसरी बात मैं बता दूं कि चितरंजन साहब ममता बनर्जी को बुला के ले आते, पवार साहब को बुला के ले आते, स्टालिन को बुला के ले आते, अन्य नेताओं को बुला के ले आते, आपको किसी ने नहीं रोका था। अगर नरेंद्र मोदी ने आके अपना प्रचार किया, अमित शाह ने प्रचार किया, नीतीश जी ने प्रचार किया, तो इनकी स्ट्रेंथ थी, कमजोरी नहीं थी। आप भी उन नेताओं को, मतलब आपका तो ममता बनर्जी तक नहीं आई आपके यहाँ प्रचार करने, शरद पवार को बुला के ले आते, स्टालिन ने आपका जो पूरा भारत का जो इंडी गठबंधन है वहां बुला के ले आते आपको, लेकिन आपने बुला के नहीं लाया। वो लोग आने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं थे। जी आगे देखिए, अब भाजपा से तो हम तुलना नहीं कर सकते हैं। भाजपा के जिला में जो सो 5 स्टार ऑफिस बना हुआ है और हमारे पास तो अभी भी जो है तो करकट के हॉल बना के उसमें हम पार्टी चलाते हैं। तो भाजपा से हम तुलना नहीं कर सकते। संस्थान नहीं, देखिए 95 के दशक में लालू जी 95 के दशक में 22,000 का ये पहनते थे, कोट और स्वेटर पहनते थे, 22,000 का स्वेटर पहनते थे लालू यादव जी 95 में। बहुत लालू जी से करीब तो नहीं और आपको मैं बता दूं, जिस ढंग से अभी प्रचारित किया जा रहा है, और फंस जाइएगा, मत बताइए। जवाब तो देने दीजिए। अब पहले से आपकी मानसिकता है कि फंस जाइएगा, नहीं, जब पहले से ही आपके मानसिकता है कि फंस जाइएगा, तब तो नहीं जवाब सुन लीजिए। अभी हो रहा है ना कि यहाँ बात इनके मोदी जी और नीतीश जी के नाम पर जो है सो एकदम जनता उमड़ पड़ी। क्यों जनता उमड़ी, क्यों वोट मिला, यह आप भी जानते हैं। प्रकट भले ही नहीं करे, अगर 10,000 का रिश्वत नहीं दिया जाता तो पता नहीं कहाँ रहते चिराग पासवान के जाने के बाद भी। और इन लोगों की स्थिति है, चिराग पासवान जब उनके पिताजी हम लोगों के साथ थे तो 2010 का चुनाव भी लोगों ने देखा है कि क्या स्थिति, क्या सीट पर चिराग पासवान की पार्टी जीती थी, क्या सीट पर हम जीते थे, 22 पर सिमट गए थे। नीतीश जी लड़के देख चुके हैं 2014 में, मात्र 2 पार्लियामेंट का सीट मिला था।
और मोदी जी भी अकेले लड़के देख चुके हैं 2015 में। अच्छा, 53 सीट पर सिमट गए थे। इसलिए उस आधार पर मूल्यांकन नहीं कीजिए। नहीं, उस आधार पर मूल्यांकन नहीं कीजिए। नहीं, उस आधार पर मूल्यांकन आप नहीं कीजिए। नहीं चित्ररंजन जी, आप फंस गए। कैसे फंस गए मैं बता रहा हूँ। आपने और रामविलास बताइए। यही संबंध था कि राघोपुर विधानसभा सीट पर 2008-9 के लोकसभा चुनाव में 8900 वोट से रामविलास पीछे चले गए थे। आपने रामविलास जी को हराया था चुनाव। सुन लीजिए, फिर से मैं एक बार डेटा बता दे रहा हूँ कि 2009 के लोकसभा चुनाव में आप और रामविलास पासवान जी चुनाव लड़ रहे थे। रामविलास पासवान जी को आपने चुनाव हराया। कैसे हराया? देवी जो राघोपुर की विधायक थी, उस सीट पर रामविलास पासवान 8973 वोट से पिछड़ गए थे। तो आपने रामविलास पासवान जी को हराया था। तो आप लोगों का ये तो कल्चर है कि एक तरफ करते हैं अलायंस और दूसरी तरफ उनको चुनाव हराने का ही करते हैं। नहीं, आप देख लीजिए। पहले तो आपकी मानसिकता ही है फंसाने वाली, लेकिन आपने जो कहा है तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप किसके नहीं, आप किसके इंडिविजुअल कैपेसिटी को आप भाग रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ। और नैतिकता की बात करते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल आज अगर कह दे कि हाँ साहब मैं भाजपा के साथ जाने के लिए तैयार हूं, आजीवन लालू जी मुख्यमंत्री रहते, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहती, और आज तेजस्वी यादव आजीवन मुख्यमंत्री रहते। जब बात करते हैं नैतिकता का, नहीं, आप यह जो कहते हैं आज अगर राजद और भाजपा मिल जाए तो बिहार में कोई टिक सकता है क्या? कोई टिक सकता है इसके सामने में? गगन जी से दोनों अनुरोध है कि अगर 10,000 रिश्वत नहीं दिया जाता, अगर 10,000 या घूस नहीं दिया जाता, इलेक्शन कमीशन अगर आंख कान ये सब बंद किए हुए नहीं रहता, जो इलेक्शन कमीशन 6 राज्यों में 10 योजनाओं को रोका था, जो इलेक्शन कमीशन 5 साल पहले से चलने वाली योजना को रोक दिया था, वही इलेक्शन कमीशन चुपचाप बैठी रह गई। और जो सो धरल्ले से चुनाव हो रहा है, कल चुनाव है, आज खाता में 10,000 रुपया जा रहा है। बस केवल एक चमत्कार है, न मोदी जी का यहाँ पर काम किए और न जो सो नीतीश जी काम किए। दोनों का मैं बता दिया कि दोनों की स्थिति क्या रही है। 2014 और 15 से बेस्ट उदाहरण आपके पास में नहीं है। जी चितरंजन जी, अब आपकी बात स्पष्ट हो गई। ठीक है, अब इस विषय को हम लोग, ये पूरा है, इस पर फिर कभी चर्चा रख लेंगे। रमन जी, कुछ चितरंजन जी से परिवार के झगड़े की ताजा स्थिति पे कुछ पूछना चाहेंगे? क्योंकि अगर हम लोग स्टैट्स में जाएंगे चुनाव के विश्लेषण में, एक सवाल है गगन साहब से कि आप पिछले 35 साल से राजद के राष्ट्रीय चुनाव पदाधिकारी रहे हैं और राम मनोहर लोहिया जी, चंद्रशेखर जी और मुलायम सिंह जैसे समाजवादी नेताओं के सानिध्य में अगुवाई में काम किए हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कल जो कला सतह पे आई है राजद परिवार में, उसके पीछे क्या जो मार्केट में चर्चा है, जो जनता के बीच में चर्चा है कि रोहिणी जी लालू जी पर दबाव बना रहे थे और तेजस्वी पे कि मुझे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया जाए, और आप राजद के पिछले 35 साल से चुनाव पदाधिकारी हैं, तो कुछ ऐसा आपके नॉलेज में भी है क्या? देखिए, जब कुछ विवाद होता है तो बहुत तरह की कहानियां मार्केट में आती है। ये सब जो गपशप का विषय है, ये सब गपशप सब लोग चला देता है। कोई सूत्र से बहुत चलता है, सूत्र से तो एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर, जो भारत का सबसे प्रतिष्ठित चैनल अपने को दावा करता है, उस पर चल गया। दिवंगत धर्मेंद्र जी को लोग श्रद्धांजलि देने लगे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्रद्धांजलि देने लगे। तो इससे गपशप सब तरह के परसेप्शन बनाया जाता है। आज जो 77,000 करोड़ रुपया चला गया सीएजी, कोई सवाल नहीं है। आज राजकुमार सिंह जी ऐसा ईमानदार IAS अफसर जो भारत सरकार का मंत्री रहा, उनके ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। पटना के DM थे, हम लोगों ने बहुत करीब से उनको देखा है। राजकुमार सिंह जैसे व्यक्ति ने 45,000 करोड़ का आरोप लगा दिया, कोई परसेप्शन नहीं। IAS अफसर जेल चला गया, कोई परसेप्शन नहीं। या करोड़ों रुपया जो से जलाकर
और जो है सो पाइपलाइन में डाल दिया गया, पाइप जाम हो गया, कोई परसेप्शन नहीं। मंत्री रहते हुए डिग्री ले लिए, यदि कॉलेज में प्रोफेसर बन गए, कोई परसेप्शन नहीं। तो क्या कहिएगा, यह तो परसेप्शन बनाया जाता है, परसेप्शन बना दिया जाता है जैसा जिसके बारे में बना दिया जाता है। घोटालों के लिए जाने जाते, आप घोटालों पर बात कीजिए सर, घोटालों पर, स्पष्ट घोटालों पर बात कीजिए सर। घोटालों, जी 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 गगन जी, जी 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 घोटालों पर, जी जो नरेंद्र मोदी जी ने, के लिए जी जी मैं घोटालों पर बोल रहा हूँ। जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में 58 घोटालों का जिक्र किया था, क्या हुआ वो घोटाले का? मैं नहीं कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक मंच से नीतीश जी पर 58 घोटालों का नाम गिनाया था। कोयला घोटाला, स्टील घोटाला। रमन जी आप कुछ कह रहे थे जी, बोलिए बोलिए बोलिए, क्योंकि अभय जी की और गगन जी की बहस चल रही है। आप कुछ कहना चाह रहे थे। अभय जी घोटाला का जिक्र किया था, मैंने उनको याद दिला दिया है। लालू जी और अभय के नेता हाँ बोलिए रमन जी, बोलिए बोलिए। लालू जी के नेता बीपी सिंह थे, उन्होंने अपने पॉकेट से कागज निकाल के बताया था कि वहां के मतलब अकाउंट 15 दिन के अंदर में राजीव गांधी को ऊपर देख लूंगा। देखिए क्या 15 साल क्या कितना बेचारे उनका ये भी हो गया। आगे बताइए। अभय जी इस पर फिर चर्चा करा, इस पर चर्चा की जाएगी। अभय जी आपको एक घटना याद दिला देता हूँ, आपको याद होगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था, वसुंधरा राजे सिंधिया बैठी हुई थी, पर्यवेक्षक जो थे गत्ते जो से पूर्जा बढ़ा दिए, टीवी पर वहां आ गया सीन, पूर्जा बढ़ा दिए, उनका चेहरा का पानी उतर गया, लेकिन मजबूरी था, आदेश था, ऊपर का आदेश था, उनको बोलना पड़ा। तो यह राजद पर ही क्यों, भाजपा की बात क्यों भूल जाते हैं? क्यों नहीं किया, क्यों भूल जाते हैं कि ऐसी नीतीश कुमार के सरकार में एक महिला 1 साल में 3 बार प्रसव की, बता दीजिए कहीं कोई चर्चा, कहीं कोई चर्चा? एक महिला 1 साल में 3 बार बच्चे को जन्म दिया, कोई घोटाला नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, एकदम पाक साफ। प्लीज रिक्वेस्ट है, अब समय अभय जी समय बहुत हो रहा है, अभय जी समय बहुत हो रहा है, चर्चा अंतहीन है। अभय जी समय फंसाने के लिए खोज रहे हैं, फंसाने के लिए खोज रहे हैं और खुद फंस जा रहे हैं। इसी विषय पे कभी चर्चा करी जाएगी, तो आप फंसाइएगा और आप जवाब दीजिएगा। रमन जी आप कुछ कह रहे थे, अपने फंस जा रहे हैं। जी चलिए प्लीज, रमन जी कुछ कह रहे थे। गगन जी से बस आपको कौन फंसा पाए? गगन जी से एक प्रश्न है कि जो ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के जो प्रश्न सामने आ रहे हैं जनता के बीच, जो लोग इस पे काफी चर्चा है, इसमें कितनी सच्चाई है? अगर स्पष्ट कर देते तो जो जनता है उसके बीच सही जानकारी पहुंच जाती कि हाँ क्या सच्चाई है। और भाई साहब, गगन भाई साहब, इसमें एक चीज मैं भी जोड़ दूं कि मतलब कुछ ना कुछ तो कारण होगा। आप पार्टी प्रवक्ता है, पार्टी को डिफेंड करना आपका काम है, लेकिन अगर मतलब कोई कारण कुछ मैं तो गलत नहीं बोलता हूं, देख लीजिए। नहीं मैं परशुराम और चाणक्य का वंशज हूँ, मैं दधीची का वंशज हूँ, मैं गलत नहीं बोलता हूँ। प्रवक्ता का मतलब यह नहीं कि गलत तथ्य मैं आपको रखूं, यह नहीं है। आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। आपका जी कारण पार्टी का जो, मैं बता दे रहा हूँ, पार्टी का जो संविधान बना है 1997 में बना है, बाद में कई बार संशोधन हुए, हर में मैं स्वयं शामिल रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष का कोई प्रावधान ही नहीं है, इसलिए कोई अगर यह कह रहा है तो गपशप। नहीं, अगर मान लीजिए कार्यकारी अध्यक्ष का तो मतलब फुल फ्लैज अध्यक्ष बनना चाहती हूँ कि वो कुछ ये वजह है कि जो रमन जी पूछ रहे हैं, मैं ये फुल फ्लेजेड अध्यक्ष बनने के लिए जो उसकी प्रक्रिया है, नीचे से बूथ यूनिट से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, और वह जाते जाते राष्ट्रीय परिषद के सदस्य जो होते हैं वह जो है सो अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? वह राष्ट्रीय परिषद चुनती है, वह किसी एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
आपके यहाँ भी जब जनता दल था तो उसमें कार्यकारी जी बहुत जी बहुत ही कार्यकारी जनता दल में हुआ, पार्टी जनता दल हुआ करती थी तब, जब लालू जी उसमें हुआ करते थे तब। यादव जी जो थे ना मधेपुरा के सांसद जिन्होंने लालू जी को चुनाव हराया था, वो कार्यकारी अध्यक्ष थे। वह राजद की बात नहीं है, को दिया नहीं नहीं, वह राजद के समय की बात नहीं। जनता दल की बात अभी फिलहाल जो है सितंबर में ही राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, महाधिवेशन हुआ पार्टी का। संविधान जो संशोधन के बाद जो संविधान पार्टी का है उसमें कार्यकारी अध्यक्ष का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसा राजद का तो आप ही बताइएगा, पुराने वाले पार्टी जनता दल की बात कर रहे हैं। जनता दल में था प्रावधान, जनता दल में प्रावधान था। जी जी ठीक है, तो वाइंड अप किया जाए क्या? और एक बात और बता देना चाहता हूं, जनता दल यू के संविधान में भी कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन नीतीश जी बोल दिए तो मान्य है। जनता दल यू के संविधान में भी नहीं है कार्यकारी अध्यक्ष, नहीं पार्टी का कुछ नहीं। अब नीतीश जी बोल दिए, संविधान से ऊपर नीतीश जी है, संविधान से ऊपर नीतीश जी है, कोई चर्चा नहीं होगी, चर्चा लालू जी की होगी। संविधान पार्टी संविधान से ऊपर नरेंद्र मोदी जी हैं, बोल देंगे पुर्जा बढ़ा देंगे, मुख्यमंत्री हो जाएगा। यहाँ भी परसों पुर्जा बढ़ जाएगा, पता नहीं। अब तक लोग मान रहे हैं कि यहाँ नीतीश जी होंगे, हम लोग को भी लग रहा है अपने अनुभव से और परिस्थिति देखकर, लेकिन क्या होगा वो तो परसों पता चलेगा। जी कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी, इस वजह से जो है डिस्टरबेंस हुआ था। जी गगन जी आप कुछ कह रहे थे, फिर से दोहरा देगी अगर जरा सा कुछ। नहीं, मैं कह रहा था कि जनता दल के भी संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष का पद नहीं है, लेकिन नीतीश जी कह दिए, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे चुनौती दे, कह दिए कार्यकारी अध्यक्ष हो गए संजय झा जी। संविधान से चलता है पार्टी। मतलब आपको तो कुल मिला के बहस का लब्बोलियाब ये रहा कि अभी जो झगड़ा दिख रहा है वो छोटा मोटा झगड़ा है, ये पार्टी सुलझा लेगी। आप ये पारिवारिक है, यह कोई पहली घटना नहीं है, ऐसे दर्जनों उदाहरण है, दर्जनों उदाहरण है। लेकिन मतलब जी दर्जनों उदाहरण है, और उसमें परिवार का मामला, परिवार का मामला अलग होता है, पॉलिटिकल पार्टी का अपना उसका संविधान है, उसके अनुसार से चलता है। अब दोनों, यह अलग बात है कि चूंकि राष्ट्रीय जनता दल को और लालू जी को लोग देखने का नजरिया लोगों का अलग है थोड़ा, भले ही और डेमोक्रेटिक, यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम ज्यादा सख्ती से लागू होता है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होगी। लेकिन दूसरे दल में पुर्जा से मुख्यमंत्री बन जाएगा, उसकी चर्चा नहीं होगी। यहाँ पर प्रोसेस होगा, फिर भी होगा कि हाँ साहब। चलिए आप लोग हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। अभय गगन जी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आपने समय दिया। अभय जी आपको भी बहुत बहुत। रमन जी चले गए हैं, अगर उनसे आप मुलाकात हो, अभय जी आपकी बात हो तो उनको भी हमारा धन्यवाद कहिएगा। ठीक है, बहुत बहुत नमस्कार भाई साहब। गगन जी धन्यवाद। जरूर जी, नमस्कार जी, शुक्रिया।